स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे सक्सेस ऑफ द बोहर मॉडल। बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था उसमें वो कहाँ तक सक्सेसफुल रहा। उसमें फर्स्ट, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स कैन बी कैलकुलेटेड। इसका मीनिंग है हाइड्रोजन जैसे जो एटम्स थे उसकी स्टेबिलिटी एंड एनर्जी कैलकुलेट हो सकती थी बोहर ने जो मॉडल दिया एटॉमिक मॉडल उसके हिसाब से। सेकंड, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम्स लाइक हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरिलियम प्लस 3 कैन बी एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे जो एटम्स मीन्स यहाँ पे दिए हुए देखो हाइड्रोजन H हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बी प्लस 3 वो सभी के जो एटॉमिक यहाँ पे स्पेक्ट्रा थे वो सभी एक्सप्लेन हो सकते थे। हाइड्रोजेनिक मीन्स हाइड्रोजन के जैसे यहाँ पे। फिर नंबर 3 पे फिर विल्सन एंड सोमरफेल्ड ने बताया नंबर 3, विल्सन एंड सोमरफेल्ड हैव शोड मैथमेटिकली दैट द प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन रूल एंड बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल आर द स्पेशल केसेस ऑफ मोर जनरल क्वांटाइजेशन रूल। दिस गेव थियरिकल कंफर्मेशन टू बोर्स एडोक हाइपोथेसिस। मीन्स ये विल्सन एंड सोमरफेल्ड के ये दोनों ही साइंटिस्ट ने मैथमेटिकली ये बता दिया जो प्लैंक क्वांटाइजेशन रूल एंड बोर्स एंगुलर मोमेंटम जो रूल था उसको यहाँ पे मीन्स एक सपोर्ट मिला, जो थियरिकल एक कंफर्मेशन मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोहर ने जो हाइपोथेसिस दिए थे उसको कंफर्मेशन मिले। फिर नंबर 4, due to different in nuclear mass of different isotopes, Rydberg constant are different. Based on this fact, using the equation 1 upon lambda equals to me raised to 4 upon 8 epsilon naught square ch cube into 1 upon nk square minus 1 upon ni square। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग आइसोटॉप्स में रिडबर्ग कांस्टेंट आर की अलग अलग वैल्यू मिल रही थी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो आइसोटोप था ड्यूटेरियम वो आपको यहाँ पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते यहाँ पे हो गया वो फाइंड आउट। तो यहाँ पे यूरे और ब्रिकवेड एंड मर्फी नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे हाइड्रोजन का जो आइसोटोप था ड्यूटेरियम वो फाइंड किया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सभी क्या है देखो ये सभी उसके यहाँ पे सक्सेस ऑफ द बोहर मॉडल की जो सक्सेस है वो यहाँ पे दिखाई गई है। बोहर मॉडल जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स है उसकी स्टेबिलिटी और एनर्जी कैलकुलेट कर सकता है। फिर हाइड्रोजेनिक जो एटम्स थे उसकी एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी वो एक्सप्लेन कर सका। फिर उसके बोहर का जो हाइपोथेसिस था उसको प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन रूल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल को मैथमेटिकल सपोर्ट भी मिला, वो भी प्रूव हुआ। इसके हिसाब से फिर जो डिफरेंट आइसोटोप थे उसका जो रिडबर्ग कांस्टेंट भी डिफरेंट था, तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम भी फाइंड हो सका। तो ये सभी उसकी सक्सेस है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशन के बारे में। तो लिमिटेशन देखो, अब मैं यहाँ पे लिमिटेशन आपको बताने जा रहा हूँ। लिमिटेशन में हम देखेंगे बोर्स मॉडल इन्वॉल्विंग क्लासिकल ट्रेजेक्टरी पिक्चर करेक्टली प्रिडिक्ट्स द ग्रोस फीचर्स ऑफ द
hydrogenic atoms. In particular, the frequencies of the radiation emitted or selectively absorbed. This model, however, has many limitations. यहाँ पे बोहर मॉडल हाइड्रोजन जैसे जो एटम है उसमें जो फ्रीक्वेंसी उसमें जो एब्जॉर्ब होती है जो वेवलेंथ या तो जो एमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन करने में वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसकी फिर भी कुछ लिमिटेशंस है. लाइक फर्स्ट लिमिटेशन देखो, अब हम लिमिटेशन डिस्कस करने वाले हैं. उसमें फर्स्ट लिमिटेशन द बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम्स. इट कैन नॉट बी एक्सटेंड इवन टू मोर two electron atoms such as helium. The analysis of atoms with more than one electron was attempted on the lines of Bohr's model for hydrogenic atoms but did not meet with any success. Difficulty lies in the fact that each electron interacts not only with the positively charged nucleus but also with all other electrons. The formulation of Bohr model involves electrical force between positively charged nucleus and electron. It does not include the electrical force between electrons which necessarily appear in multi-electron atoms. यहाँ पे फर्स्ट लिमिटेशन क्या है देखो. फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि जो बोहर मॉडल था वो उसको ही अप्लीकेबल है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो एटम में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं. जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि बोहर ने तो क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, उसका डिस्कशन किया था. लेकिन दो या तो दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्शन होता है, वो बोहर ने नहीं दिखाया था. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोहर ने जो दिखाया था वो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, याद रखना इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन प्रेजेंट किया था. लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम में इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, वो बोहर ने कहीं भी नहीं बताया है. समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे ये फर्स्ट लिमिटेशन है. अब यहाँ पे सेकेंड लिमिटेशन जो है वो है, while the Bohr's model correctly predicts the frequencies of the light emitted by hydrogenic atoms, the model is unable to explain the relative intensities of the frequencies in the spectrum. In emission spectrum of hydrogen, some of the visible frequencies have weak intensity and others strong. Why? Experimental observations depict that some transitions are more favored than others. Bohr's model is unable to account for the intensity variations. अब यहाँ पे देखो आप, जो
स्पेक्ट्रम मिला था, वो स्पेक्ट्रम के अंदर जो हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम आपने आगे के लेक्चर मैंने पढ़ाया था ये चैप्टर में कि जो हाइड्रोजन जैसे गैस का जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलता है वो स्पेक्ट्रम में जो भी लाइंस मिलेगी आपको स्क्रीन पे वो लाइन की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। तो बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, बोहर ने जो हाइपोथेसिस दिए थे उसके हिसाब से यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम की लाइन क्रिएट होती है उसकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट आप कर सकते हो। आपको मालूम है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन आपको मिल गया था, लेकिन उसमें स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिलेगी वो अलग अलग इंटेंसिटी की होगी। तो बोहर मॉडल वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यहाँ पे इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है। वो स्पेक्ट्रम की लाइंस की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाए बोहर मॉडल की हेल्प से, लेकिन उसकी इंटेंसिटी अलग अलग थी। स्क्रीन में जो लाइंस मिली थी एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर लाइंस मिली थी उसकी इंटेंसिटी अलग अलग थी। तो उसकी इंटेंसिटी क्यों अलग अलग है वो ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे उसकी जो मेन दो लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरेक्शन न्यूक्लियस के साथ ही बोहर ने दिखाया था, लेकिन जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन न्यूक्लियस के पॉजिटिव के चार्ज तो होता ही है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है जो बोहर ने नहीं बताया। और सेकंड जो है वो है स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस मिली उसकी इंटेंसिटी अलग अलग थी, तो वो इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है वो भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो देखो बच्चों, ये चैप्टर में एटम वाले चैप्टर में सभी साइंटिस्ट अलग अलग साइंटिस्ट आए और सभी साइंटिस्ट ने एटम कैसा है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया। तो स्लोली इस तरह से एटम कैसा है उसका नॉलेज मिलने लगा। और एटम को क्लासिकल फिजिक्स नहीं लेकिन क्वांटम फिजिक्स अप्लाई होता है। छोटे छोटे पार्टिकल, एटम जैसे छोटे छोटे पार्टिकल के लिए क्वांटम फिजिक्स अप्लाई होता है, वो भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा। तो ये चैप्टर में यहाँ पे आपने देखा एटम, नाम ही एटम है, तो एटम को आइडेंटिफाई करने में जो भी साइंटिस्ट ने जो भी यहाँ पे दिया था उसकी थियरी मिली। और यहाँ पे मेन तो ये चैप्टर में देखो फॉर्मूला डेरिवेशन वाला जो पोर्शन है वो बीच में रेडियस का इक्वेशन डिराइव किया और एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया, वहीं पे ही मिला। बाकी ये चैप्टर में डेरिवेशन या फॉर्मूला वाला पार्ट बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जो सम्स आएंगे वो सम सिर्फ यहाँ पे बीच में जो डेरिवेशन फॉर्मूला वाला पोर्शन था उसके हिसाब से ही सम्स आपको मिलेंगे। ओके, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आप देख लेना, इसका वेटेज बोर्ड में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर एटम और इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम न्यूक्लियस, क्योंकि एटम तो ऑलमोस्ट समझ में आ गया, लेकिन एटम का बीच में जो सेंटर में कोर पोर्शन है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।